हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। तो आज आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में जो आपका पेपर आ रहा है केमिस्ट्री का 2025 का, उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो आपको यहां से सब कुछ मिलेगा, आपके एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। हम आपको बताएंगे, वो यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देगा। आप इतना कर लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास हम अगली बार देंगे। इसमें बाकी की केमिस्ट्री सब यहीं से आएगी। एग्जामिनर कोई भी बाहर कुछ भी नहीं देगा, तो आप बस आपको इतना कर लेना ठीक से। तो आज आपको बताएंगे इन सब के बारे में। जैसे नंबर 1, जल्दी जल्दी क्लास पे जुड़ जाओ और लाइक करो, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले बताएंगे बिलियन। बिलियन क्या है? बिलियन जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन। आपको ये याद करना। बिलियन के टाइप, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने? 5 प्रकार के। आपको इन 5 प्रकार को याद रखना। जैसे हम आपको बताते हैं, नंबर 1 तनु, नंबर 2 सांद्र, नंबर 3 संतृप्त, नंबर 4 असंतृप्त, नंबर 5 अतिसंतृप्त। सॉरी, ये आपको 5 याद रखने हैं। जैसे तन विलयन क्या है? तन विलयन में जैसे हमने कोई घोल बनाया, उसमें चीनी थोड़ी डाली और पानी ज्यादा है, तो वो क्या है? एक तन विलयन। सांद्र विलयन क्या है? जब हम जलेबी खाते हैं, जो चाशनी होती है वो क्या होती है? सांद्र विलयन। और संतृप्त विलयन है जब हम चाशनी में और चीनी ज्यादा डाल दें, तो जब वो घुलना बंद हो जाए उसी टाइम को हम कौन सी जब प्राप्त होता है? कौन सा विलयन? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन वो है जब हमने चीनी वाला घोल लिया और उसमें घोल रहे हैं थोड़ा और ज्यादा, तो जब घुल रहा है तब क्या होता है? असंतृप्त। और घुलना बंद हो जाए उस टाइम को क्या कहते हैं? संतृप्त। अतसंतृप्त वो है जब हम चीनी घुलना बंद हो गई, फिर उसे टेम्परेचर देके, जैसे आपने देखा होगा जलेबी वाली चाशनी को नीचे से टेम्परेचर दिया जाता है, तो वो कौन सा घोल होता है? असंतृप्त। जैसे आप किसी बारात में गए, तो बारात में आप पेट तक भर के आए, फिर आपको सोने के लिए आएगा नींद, ओवर हो गए मतलब अतिसंतृप्त। थोड़ा कम खाया संतृप्त, और बिल्कुल ही नॉर्मल खाया, जैसे 4 रोटी की भूख है 4 ही रोटी खाई तो क्या है? सांद्र। और 4 की जगह 2 खाई तो क्या है? तन। तो आपको ये 5 टाइप याद कर रखने हैं। तो अब बताते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है? तो इसको पहले मिटाते हैं। हेनरी लॉ का जो फॉर्मूला है वो क्या है? P प्रोपोर्शनल X। X क्या है? ये मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं मोल अंश। सॉरी। और इसको अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाता है? P बराबर KH। KH को कहते हैं हेनरी स्थिरांक। क्या कहते हैं? हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक को इंग्लिश में कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। मतलब स्थिरांक का मतलब होता है कांस्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं राउल्ट का नियम। किसका? राउल्ट का नियम। तो जो राउल्ट का नियम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राउल्ट के नियम में आता है, राउल्ट का नियम फॉर्मूला बराबर होता है K इंटू 1000 बट्टे M। M यहां क्या होता है? मोलरिटी, मतलब मोलरता। क्या होता है? M मोलरता। और K का मान यहां कितना रखा जाता है? 1। कितना? 1। और इंटू 1000 मतलब 1000। तो राउल्ट का नियम कंप्लीट हमको याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आया मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता के आपको न्यूमेरिकल आएंगे, मोलरता के ऊपर न्यूमेरिकल करने के लिए 3 नंबर पक्के हैं, मतलब 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा इन दोनों में से। तो मोलरता का फॉर्मूला लिखते हैं।
मोलरता को किससे प्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम। कैपिटल एम बराबर डब्ल्यू बी बट्टे एम बी इंटू बी इंटू 1000। इनको किस में लेंगे? ग्राम में। इसको भी ग्राम में, सॉरी से एम एल में, क्योंकि एम एल हमारी क्या है? एसआई मात्रक, एसआई यूनिट। और एम बी का क्या है? एम बी क्या होता है? विलेय का अड़वार। डब्ल्यू बी विलायक का अड़वार। बी बिलियन, क्या है? बिलियन। तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे क्वेश्चन लगाने, क्वेश्चन आएंगे। और मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? किसका? मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला, मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और मोलरता बराबर होता है डब्ल्यू बी बट्टे एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ग्राम में, ये भी ग्राम में, इंटू 1000। मोलरता में था V मतलब बिलियन, और मोलरता में WA मतलब विलायक। बस इन दोनों में इतना ही चेंज है, हमको ये भी याद रखना है। अब आया मोलंस। मोलंस का फॉर्मूला है, अगर हम विलेय के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए? विलेय। अगर हम विलेय के लिए निकाल रहे हैं तो स्मॉल एन बट्टे कैपिटल एन प्लस एन। अगर हम विलायक के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए? विलायक के लिए, तो कैपिटल एन बट्टे स्मॉल एन प्लस एन। मतलब नीचे दोनों सेम रहेंगी, क्या? सेम। अगर विलायक के लिए निकाल रहे हैं तो कैपिटल बड़ी वाली ऊपर आ जाएगी, और इस विलेय के लिए निकाल रहे हैं तो स्मॉल वाली ऊपर आ जाएगी। दोनों है सेम, नीचे वाली दोनों की सेम रहेगी। तो अगर बढ़ते हैं वाष्प का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प का आपेक्षिक अवनमन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर न्यूमेरिकल बनेंगे। क्या बनेंगे? न्यूमेरिकल। तो ये है फॉर्मूला, इसका क्या होता है हमें ये याद रखना। पी नॉट बट्टे पी नॉट बराबर डब्ल्यू एन बट्टे कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे हमारा न्यूमेरिकल बनेगा, तो हमको ये भी याद रखना। और हिमांक का अवनमन, अगला हमारा आया हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का अवनमन को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी से। किससे करते हैं? डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है? के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 बट्टे कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, क्या? कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये फॉर्मूला भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमको याद रखना है। अगला आया हमारा, अगला जो आया है वो है मोलरता, मोलर चालकता, सॉरी, और तुल्यांक की चालकता में संबंध। ये हमारा थ्योरिकल क्वेश्चन है और इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन ये पक्का हर एक साल आता है। हमारे जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है उसमें हर एक साल ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। इसका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एम बराबर एन बट्टे एन इंटू डेल्टा एन, ये होता है। इसमें इसको कहते हैं लैम्डा एम को मोलर चालकता, क्या कहते हैं? मोलर चालकता। और एन को कहते हैं संयोजकता, क्या कहते हैं? संयोजकता। और डेल्टा एन को कहते हैं तुल्यांकी चालकता। एन का मतलब यहां होता है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। एम का मतलब हो मोलरिटी, मतलब मोलरता। विद्युत से अब आया कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें याद रखना। अगला है विद्युत सेल। विद्युत सेल किसे कहते हैं? तो विद्युत सेल वह सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये कोई ली रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में।
वैद्युत रासायनिक सेल को क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा। इसी का उल्टा वैद्युत अपघटनीय सेल होता है, इसी का उल्टा जो वैद्युत ऊर्जा को किसमें करता है, रासायनिक ऊर्जा में। लेकिन हम वैद्युत रासायनिक सेल को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है गैल्वेनिक सेल, और एक जिसकी खोज की थी उनका नाम था बोल्ट, इसलिए इसे बोल्ट का सेल भी बोलते हैं। ये हमको बहुत ही ज्यादा याद रखना है, ये हमारे हर एक साल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये दोनों हर एक साल एग्जाम में मिलते हैं। इनके बारे में पूछ सकता है इन दोनों में संबंध बताइए, तो हमको ये याद रखना है। अब चलते हैं उधर। तो अब आया औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। अब औसत वेग और तात्क्षणिक वेग के बारे में हम ठीक से समझते। जैसे हमने कोई रिजेक्शन की, a प्लस बी बराबर c प्लस डी, तो उत्पाद जिसको क्या कहते हैं, अभिकारक, इसको क्या कहते हैं, अभिकारक, और जो हमें प्राप्त हुआ उसे क्या कहते हैं, उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो इसकी अभिकारक तथा उत्पाद की जो सांद्रता में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, औसत वेग। क्या कहते हैं, औसत वेग। मतलब समझे, ध्यान से सुनना, ये हमारे दोनों क्या है, उत्पाद जो इसमें अभिक्रिया में भाग ले रहे, भाग लेने वाले क्या कहते हैं, अभिकारक, सॉरी। और जो बना अभिक्रिया को जब करने के बाद जो बना उसे क्या कहते हैं, उत्पाद, इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। और अब इन दोनों के बीच की जो सांद्रता, इनमें जो परिवर्तन यहां से यहां तक गए, इनकी सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ उसे क्या कहते हैं, औसत वेग। अगला है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो अब हम समझते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक फॉर्मूला है, वो हमको याद रखना। ये हमें डेरिवेशन में भी पूछ सकता है इस फॉर्मूले को। तो वो है k बराबर 2.303 बट्टे t log a नॉट बट्टे a माइनस a नॉट। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमारे एग्जाम में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया भी पूछ सकता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, लेकिन हमारी जो सबसे ज्यादा मेन है वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इसे याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये फॉर्मूला तो बिल्कुल भूल ही नहीं जाना है, इसको याद जरूर रखना है। तो अब अगला बढ़ते हैं। अगला है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व, इन्हें क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व को मान लो हम संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक। इनका संक्रमण तत्व नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। क्या होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, इसलिए इनका नाम संक्रमण तत्व पड़ा। क्या पर क्यों पड़ा, एस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, इसीलिए इनका नाम संक्रमण तत्व पड़ा। और ये सारे क्या होते हैं, डी ब्लॉक तत्व होते हैं। इनके बारे में हमें ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। ये सारे क्या है, पी ब्लॉक के तत्व है। किसके, पी ब्लॉक। ये दोनों जो है जो पी ब्लॉक के तत्व। लेंथेनॉइड होता है वो हमारा 78 से शुरू होता है 71 तक, सॉरी 78 से 71 तक। 77 कुछ लोग होते जो 77 भी मान लेते हैं, लेकिन 77 हमारा डी ब्लॉक का तत्व है। किसका है ये, डी ब्लॉक का तत्व। और 71 तक ये होते हैं। ये सारे कितने होते हैं, 14। कितने होते हैं, 14। और वहीं एक और उसी के नीचे होते हैं एक्टिनॉइड, उनको क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड। ये दोनों लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों ही किसके हैं, एफ ब्लॉक के तत्व है। किसके, एफ ब्लॉक के तत्व। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम है उपसय संयोजी यौगिक। उपसय संयोजी यौगिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे आपने सिंपल जो नमक है इसका फॉर्मूला होता है NaCl। क्या है, NaCl। हम इसको अगर तोड़ना चाहें तो Na प्लस और Cl माइनस में तोड़ सकते हैं। जैसे ही और होते हैं इनको क्या कहते हैं, सिंपल सॉल्ट। क्या कहते हैं, सिंपल सॉल्ट।
जैसे दूसरे और होते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल कॉइल 24H2। ये क्या होते हैं? डबल सॉल्ट। क्या होते हैं? डबल सॉल्ट। ये आपने नाम सुना ही होगा, ये फिटकरी का सूत्र है। किसका है? फिटकरी का। ये किसमें आते हैं? डबल सॉल्ट। और एक और तीसरे प्रकार का होता है, उससे ही कहते हैं उपसर्ग संयोजी यौगिक। जैसे एग्जांपल में K4 FeCN6, अगर हम इसको तोड़े तो हमको मिलेगा K प्लस FeCN6 माइनस। मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स है जो, इसमें हमें ये माइनस पूरा मिला, मतलब नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। लेकिन हमको अगर सिंपल में देखें तो दोनों सिंपल है। अगर डबल सॉल्ट में देखें तो K प्लस मिलेगा, K2 प्लस Cl2SO4 2 माइनस, NO प्लस 3 माइनस 2, और ये तुम्हारा जलीय है। तो ये हमारा, ये भी डबल सॉल्ट भी सिंपल टूट सकता है, लेकिन जो उपसर्ग संयोजी यौगिक होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन्हें सिंपल नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए उनका नाम क्या रखा गया? उपसर्ग संयोजी यौगिक। इसके बारे में भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो हम आगे चलते हैं। बर्नर सिद्धांत। बर्नर सिद्धांत आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसी चैप्टर का है, उपसर्ग संयोजी यौगिक में ही है बर्नर सिद्धांत। उसी का है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इसे प्रदर्शित करते हैं डेल्टा नोट से। ये दो टाइप के होते हैं, अष्टफलकी और चतुष्फलकी। अष्टफलकी हमारे क्वेश्चन में ज्यादा आते हैं और चतुष्फलकी कम आते हैं। तो आपको इन सारे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद, बाय। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी लेने के लिए हमारे यूपी टाइप वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के इंतजार में। जय हिंद।